नहीं जा रहा। हाँ, क्या पढ़े थे पिछले दिन बताइए। हाँ, ग्रास नली। हमको लगा करो राष्ट्रपति तक पढ़े हुए हैं। पॉलिटी हम कब से शुरू कर दिए हैं। रिवाइज कर लिए हैं उतना। बोलिए, रिवीजन हुआ है, चल रहा है। क्वेश्चन बनाए थे, पूरा पाचन तंत्र का कहा था हमने। बोलिए, क्वेश्चन बैंक बनाए हैं थोड़ा बहुत। कौन से चैप्टर का? 69 बीपीएससी का। तो चैप्टर वाइज कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो चैप्टर वाइज बनाने के बोले थे ना। चैप्टर वाइज बनाइएगा तब ठीक रहेगा, ठीक है। समझ गए? आप पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर वाइज बना लेते तो पूरा याद हो जाता। और चैप्टर वाइज नहीं बनाइए तो याद नहीं होगा। तो याद करना जरूरी है ना, सही में। इससे चैप्टर वाइज बनाना होगा क्वेश्चन। घटना चक्र में भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। साइंस का घटना चक्र अगर रखे होंगे तो उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पाचन तंत्र का भी दिया हुआ है, श्वसन तंत्र का भी है, परिसंचरण का भी है, उत्सर्जन का भी है। सब टॉपिक से चैप्टर वाइज घटना चक्र वाली किताब में क्वेश्चन है। इसके पहले बनाए हो कभी घटना चक्र? 2 या 3 बार? 2 बार पूरा घटना चक्र? हाँ, तो 2 बार कितना, 2 2 चैप्टर। पूरा बना लेना है, समझ गया ना। 1 2 बार भी खत्म कर दो पूरा तो काम चल जाएगा। ईसोफेगस तक हो गया था। इसके बाद क्या है? ईसोफेगस के बाद क्या है? अमाशय। अमाशय का मतलब क्या होगा? स्टमक, ठीक है। अमाशय का मतलब स्टमक। अभी जस्ट क्लास के बाद, ठीक है, क्लास जैसे ही वाइंड अप होगा तो 45 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे और 15 मिनट आप लोगों को टाइम देंगे। नॉर्मली कोई भी एक मेंस का क्वेश्चन अभी जो भी हमारे दिमाग में आ जाएगा वो बोल देंगे। कितने वर्ड्स में लिखना है? 120 वर्ड्स में लिखना है। समय कितना आपको मिलेगा? 8 मिनट। 120 शब्द के लिए कितना मिनट मिलेगा? 8 मिनट। क्वेश्चन रैंडमली जो दिमाग में आ जाए, अभी तक दिमाग में है नहीं, जो आ जाएगा वो क्वेश्चन बोल देंगे और 8 मिनट में लिखकर दिखाना है। समझ गए? इंग्लिश वाले लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी वाले अपने में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर ना? चलो, तो स्टमक हेडिंग बना लो, इसके बेसिक पॉइंट को लिखते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के बाद क्या पढ़े थे? ओसोफेगस। तो ओरल कैविटी का कौन कौन सा पार्ट्स पढ़ा था? टीथ था। टीथ के बाद और क्या पढ़े थे? टंग पढ़े थे। तो टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन सा? मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसिजर, यही होता है। और इसका डेंटल फॉर्मूला भी देख लिए थे कि कैसे इसकी संख्या को काउंट किया जाता है। इसके बाद हम लोग सैलिवरी ग्लैंड पढ़े थे टंग में। सैलिवरी ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड कहाँ पर है? इनसाइड दी चिक्स, गाल के भीतर है। सबलिंगुअल कहाँ है? बिलो द टंग, जीभ के नीचे। और सब मैंडिबुलर कहाँ है? ऊपरी जबड़े के नीचे। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हम लोगों की ओरल कैविटी माउथ में पाई जाती हैं। बात आया समझ में? चलो, अब स्टमक में क्या क्या पॉइंट्स है आइए इसको लिखते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह जे आकार का संरचना है। इसकी लंबाई 10 इंच तथा तथा चौड़ाई 4 इंच होती है। स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज 10 इंच इन लेंथ एंड 4 इंच इन विड्थ, ठीक है।
लंबाई 10 इंच और चौड़ाई इसकी 4 इंच। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा पुंडिक, दूसरा कार्डियक और तीसरा पाइलोरिक। पुंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्टमक में जठर ग्रंथि, ब्रैकेट में लिखना गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो जठर रस, ब्रैकेट में लिखना गैस्ट्रिक जूस, स्रावित करता है, जिसके निम्न घटक, घटक मीन्स कंपोनेंट हैं। पहला लिखना इसमें HCl, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह भोजन को काइम में बदल देता है, यह भोजन को काइम में बदल देता है तथा पैथोजेंस से भोजन को मुक्त करता है। दूसरा लिखिएगा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, इसमें लिखिएगा यह एक इनएक्टिव एंजाइम है, जब यह HCl से मिलता है तो इसे पेप्सिन कहते हैं। यह कैसीन प्रोटीन का, यह कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा लिखना म्यूकस, म्यूकस में लिखना स्टमक का आंतरिक दीवार म्यूकस का बना होता है, यह HCl से स्टमक की रक्षा करता है। यह एक इनएक्टिव एंजाइम है, जब यह HCl से मिलता है तो इसे पेप्सिन कहते हैं। यह कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा लाइन? इसके निम्न भाग है फुंडिक, पार्डिक, कार्डियक और पाइलोरिक। स्टमक में जठर ग्रंथि, स्टमक gastric gland present in stomach which secrete gastric juice, which secrete gastric juice, and the component of the gastric juice are, and the component of the gastric juice are
components of the gastric juice are HCl, pepsinogen and mucus. HCl में है it is a strong acid, it convert food into chyme. It is a strong acid, it convert food into chyme and kill pathogens of the food and kills the pathogens of food. Kills the pathogens of food. Pepsinogen में लिख लो it is an inactive enzyme. It is an inactive enzyme when it meets with HCl. When it meets with HCl called pepsin. When it meets with HCl called pepsin, comma, pepsin acts on casein protein. Pepsin acts on casein, 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 casein प्रोटीन. हो गया. और थर्ड में है म्यूकस. हाँ तो वही एक्ट मैंने उसी पर क्रिया करना. म्यूकस में लिखना द इनर वॉल ऑफ स्टमक फॉर्म्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. द इनर वॉल ऑफ स्टमक फॉर्म्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. Formed by mucous membrane and it protect stomach from HCl. And it protect stomach from HCl. नोट में एक पॉइंट लिखिएगा. नोट में लिखिएगा ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट द वॉल ऑफ स्टमक, ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट द वॉल ऑफ स्टमक becomes damaged with many spots. Becomes damaged with many spots. Many spots, SPOTS, spots माने गड्ढा जैसा संरचना. Many spots, comma, disease is called peptic ulcer. Disease is called peptic ulcer. डिजीज इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर. हिंदी वाले लोग लिख लेंगे अनियमित भोजन के कारण, अनियमित भोजन के कारण HCl द्वारा अमाशय, HCl द्वारा अमाशय क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है. यह रोग पेप्टिक अल्सर, यह रोग पेप्टिक अल्सर कहलाता है. यह रोग पेप्टिक अल्सर कहलाता है. हो गया. अब इसको फटाफट देख लोगे. देखो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम लोग देखें तो सबसे पहला भाग इसका क्या हो जाएगा, ओरल कैविटी से क्या निकलेगा, ओसोफेगस. ओसोफेगस से क्या जुड़ा हुआ है, स्टमक. स्टमक किस में ओपन होगा, बोलना जी, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा बड़ी आंत वाला हो गया. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा. ठीक है. और यहां पर क्या है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड यानी लीवर. और यहां पर क्या हो गया, पैनक्रियाज. तो ये जो स्टमक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्टमक का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो क्या बोलोगे, जे शेप्ड है. कैसा दिखाई देता है, जे आकार का. इसका मुख्य रूप से कितना भाग हो गया, तो 3 भाग. पहला पार्ट तो इसका आप देख रहे हो ओसोफेगस के साथ स्टमक जुड़ा हुआ है. तो जो पार्ट ओसोफेगस और स्टमक का जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं, फुंडिक. क्या कहते हैं, फुंडिक. यानी स्टमक और ओसोफेगस का जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा, फुंडिक. और इसका जो मिडिल पार्ट है इसे क्या कहोगे, कार्डियक. क्या कहोगे, कार्डियक. और अमाशय स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर जुड़ रहा है इसको क्या कहोगे, पाइलोरिक. क्या कहोगे, पाइलोरिक. एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे नैरोवेस्ट कैविटी कौन सा है, तो याद रखोगे पाइलोरिक कैविटी. पाइलोरिक कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, नैरोवेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नैरोवेस्ट कैविटी. नैरोवेस्ट कैविटी मतलब सबसे संकरी गुहा. इसे क्या कहोगे,
सबसे संकरी गुहा, मतलब सबसे पतला ट्यूब, कैविटी कौन सा होता है? कौन सा होता है? पाइलोरिक कैविटी। और पाइलोरिक कैविटी किसे किसे कनेक्ट करेगा? स्टमक को कनेक्ट करेगा किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। याद रहेगा, स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कनेक्ट करेगा? पाइलोरिक कैविटी। फुंडिक किसे कहोगे? बोलो। स्टमक और ओसोफेगस का ज्वाइंट क्या होगा? फुंडिक। स्टमक का मिडिल पार्ट क्या होगा? कार्डियक। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्वाइंट क्या कहलाएगा? पाइलोरिक कहलाएगा। क्लियर हुआ? समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए, हम लोगों के बॉडी का एक ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पूछा जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर है, तो क्या कहोगे? स्टमक में है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये कौन सा जूस बनाएगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस बनाएगा? गैस्ट्रिक जूस बनाएगा, यानी जठर ग्रंथि जठर रस बनाएगी। और जो गैस्ट्रिक जूस बनेगा उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 3 पदार्थों से मिलकर के यह गैस्ट्रिक जूस बनता है। क्या क्या होता है इसमें? पहला HCl, दूसरा क्या होता है? पेप्सिनोजेन, और तीसरा क्या हो जाएगा? म्यूकस। ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे। अब HCl जो होता है यह कैसा एसिड होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन पूरा H+ आयन रिलीज कर देता है। ठीक है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो पूरा का पूरा H+ आयन रिलीज कर देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। लगभग इसका pH 1.5 के सब अराउंड में होता है। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि त्वचा पर पड़े तो हड्डी उड्डी सब छेद कर देगा। वो कहां पर बन रहा है? स्टमक के भीतर बन रहा है। तो स्टमक के अंदर में जो फूड गया, यहां से जो भोजन यहां पर आया, वो भोजन इस स्टमक में कितने देर के लिए रहने वाला है? लगभग 4 घंटे। कितना देर रहेगा? 4 घंटे। 4 से 5 घंटा उस भोजन को रहना है स्टमक में, यानी 5 घंटा इसका सामना होगा किससे? HCl से। तो HCl क्या करेगा? उस भोजन को हाईली एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। और भोजन का हाईली एसिडिक मीडियम जो होता है उसे क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम। तो ये फूड किसमें कन्वर्ट हो गया? काइम में बदल गया। दूसरा, यदि इस भोजन के अंदर कोई पैथोजेंस है, पैथोजेंस माने रोगाणु, कोई बैक्टीरिया, ये सब है, तो उसको भी ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। HCl उसे क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ठीक, काम किसका है? HCl का। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन कौन से स्टेट में, कौन से फॉर्म में शुरू होता है, तो एसिडिक मीडियम में। क्या कहोगे? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम ऑफ फूड को क्या कहा जाता है? काइम। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। दूसरा इसमें क्या है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कैसा एंजाइम है? इनएक्टिव। इनएक्टिव का क्या मतलब है? जो कोई काम नहीं करे, निष्क्रिय है। लेकिन जैसे ही ये इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन किससे जुड़ जाता है? HCl से, तब इसे पेप्सिनोजेन न कह करके क्या कहते हैं? पेप्सिन। क्या कहेंगे? पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन होता है, बेसिकली यह किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। किसका ये डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन में कौन से प्रोटीन का करेगा? कैसीन। और ये कैसीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? दूध में। कैसीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? दूध में। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क व्यक्ति में, जो एडल्ट पर्सन है, उसमें मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन। लेकिन अगर पूछा जाए शिशुओं में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन। याद रखोगे, ठीक है। जो नवजात शिशु होते हैं, जो केवल मिल्क पर ही फीड कर रहे हैं, उनमें मिल्क के प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा है? रेनिन है। और वयस्क व्यक्तियों में कौन सा है? पेप्सिन। याद रहेगा। उसके बाद देखो तीसरा क्या है यहां पर? म्यूकस। तीसरा क्या है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या काम करेगा? तो स्टमक का जो पूरा का पूरा इनर वाल है, ये स्टमक का पूरा जो भीतरी दीवार देख रहे हो, यह म्यूकस की परत से क्या हो जाएगा? घिर जाएगा। ये पूरा का पूरा किससे घिर जाएगा? म्यूकस की परत से। और HCl जो है, यह म्यूकस की परत को तोड़ करके स्टमक तक नहीं पहुंच सकता है। तो पहला तो याद रखना है, स्टमक का इनर वाल म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और दूसरा याद रखना है कि स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या है? HCl से स्टमक को बचा करके रखना। अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो HCl इस स्टमक को क्या कर देगा? जला देगा, नष्ट कर देगा ना जी। तो HCl से बचा के कौन रखता है? म्यूकस बचा करके रखता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद लिखा है कि इम्प्रॉपर अगर डाइट कोई व्यक्ति लेता है, अनियमित आहार। अब हम लोगों को भूख कब लगेगी? भूख उस समय लगती है जब हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl बनाएगा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl बना रहा है और आप कुछ भोजन यहां पर ले ही नहीं रहे हैं,
तो भोजन नहीं ले रहे हैं तो ये HCl धीरे धीरे इस म्यूकस के परत को ही डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। और जब धीरे धीरे ये म्यूकस का परत डिकम्पोज हो जाता है तो मान लो HCl इतने दूर के म्यूकस के परत को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इतना दूर का जो आपका म्यूकस का परत है वो HCl क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इतना दूर का स्टमक HCl डैमेज करेगा कि नहीं करेगा, इतना दूर क्या करेगा, गड्ढा जैसा ऐसा संरचना बना देगा। इसी डिजीज को क्या कहते हो, पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। केवल अगर अल्सर लिखा हुआ रहे तो जो ओरल कैंसर है इसको भी क्या कहते हैं, अल्सर। और इसके आगे यदि पेप्टिक अल्सर लगा हुआ रहे तो स्टमक का जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। स्टमक के कैंसर को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताओ। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बना लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, एसिडिटी इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यहां पर कई बार बोला जाता है भोजन करते समय पानी नहीं पियो, बोला था ना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी तुरंत पीने के बाद HCl बनना कम हो जाएगा। और HCl अगर कम बनेगा तो भोजन को काइम में बदलना है, वो काइम में नहीं बदलेगा। और काइम में नहीं बदलेगा तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये पाइलोरिक कैविटी सबसे क्या होता है, पतला होता है, नैरोएस्ट होता है। तो भोजन काइम में नहीं बदलेगा तो वो छोटी आंत के भीतर प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए खाना खाते समय पानी कम पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, बुझा गया। चलो अगला हेडिंग बना लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला पॉइंट लिखिएगा, द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.8 मीटर। द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.8 मीटर। इसकी लंबाई 6.8 मीटर होती है। इसकी लंबाई 6.8 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर। पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर, इसके निम्न भाग हैं। इसके निम्न भाग हैं। पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर, इसके निम्न भाग हैं, ठीक है। पहला पार्ट इसका कौन सा है, पहला पार्ट इसका कौन सा है, लिखिएगा ड्यूडेनम। पहला पार्ट इसका लिखिएगा ड्यूडेनम, हिंदी में इसको कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी, ड्यूडेनम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where chyme, chyme, chyme convert into chyle, chyme convert into chyle, 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 when it meets with bile juice, when it mixes with bile juice and pancreatic juice secreted by liver and pancreas, secreted by liver and pancreas respectively, liver and pancreas respectively। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यहाँ काइम का रूपांतरण, काइम CHYME, काइम का रूपांतरण काइल, काइल CHYLE, काइल CHYLE, काइल में हो जाता है, काइल में हो जाता है, काइल में हो जाता है जब यह पित्त रस, पित्त माने बाइल जूस, पित्त रस एवं अग्नाशयी रस से मिलता है, अग्नाशयी रस से मिलता है, जिसे क्रमशः लीवर और पैनक्रियाज,
जिसे क्रमशः लीवर और पैनक्रियाज स्रावित करते हैं। लीवर और पैनक्रियाज स्रावित करते हैं। हो गया। चलो दूसरा पार्ट लिखना ड्यूडेनम के बाद जेजुनम। सेकेंड पार्ट लिखिएगा जेजुनम, इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन where partially digestion occurs। where partially digestion occurs। यह छोटी आंत का मध्य भाग है जहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। जहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। हो गया। तीसरा पार्ट इसका लिखना इलियम। थर्ड पार्ट लिखिएगा इलियम। हो गया। इलियम में डैश देकर के लिखिएगा छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, the longest part of a small intestine where digestion becomes completed। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन होता है। हो गया। लिख लिए। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। नोट में द इनर वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर called microvilli, VILLI, microvilli, which absorb nutrients from digested food। हिंदी वाले लोग लिखेंगे नोट में छोटी आंत के आंतरिक भाग पर कई उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें विलाई, VILLI विलाई कहते हैं। VILLI, बिलाई मत लिख दीजिएगा। विलाई, इन्हें विलाई कहते हैं। ये पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर उन्हें शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाती है। बचे हुए ना भाई मेरे, पचे हुए, माने बचा भी लोगे खा के। हाँ, ये पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर उन्हें शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। अब देखो, ये हो गया आपका ग्रास नली में है अमाशय। अमाशय में क्या है? छोटी आंत है ना जी। अब ध्यान से समझना, छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है, इस पहले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? जेजुनम, क्या कहेंगे? ग्रहणी या डेडुनम कहेंगे। दूसरा भाग क्या कहलाएगा? जेजुनम।
और तीसरा भाग क्या कहलाएगा, इलियम। अगर आपसे पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाओ, तो सबसे पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद इलियम, यानी सबसे लंबा कौन, इलियम। ठीक है। अब यहां पर जो फूड आया था वो 4 घंटा रहा, और 4 घंटा रहने के बाद किस में बदल गया, काइम में। और जब काइम में बदल गया तो धीरे धीरे वो किस कैविटी के द्वारा नीचे उतरेगा, पाइलोरी कैविटी। तो आपसे पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक किस कैविटी के साथ कनेक्टेड है, तो क्या कहोगे, पाइलोरी कैविटी। तो ये जो फूड है वो इस पाइलोरिक कैविटी के थ्रू कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो नॉर्मली सोचना, यहां पर यह जो काइम है, इस काइम का पीएच लगभग कितना है, 1.8, माने हाइयर एसिडिक, हाइयर एसिडिक है ना। अब यहाँ स्टमक में तो म्यूकस का मेम्ब्रेन अवेलेबल है, यहाँ पर म्यूकस का मेम्ब्रेन है जो इस काइम से इस स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन वही 1.8 पीएच वाला फूड यदि ड्यूडेनम में आ गया, तो ड्यूडेनम में तो काइम है नहीं, तो ड्यूडेनम जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, जल जाएगा ना। तो होता क्या है, यहां पर है हम लोगों के बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जिसे कहते हैं लीवर। लीवर कौन सा जूस बनाता है, बाइल जूस। और यहाँ है पैनक्रियाज, कौन सा जूस बनाता है, पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस कौन बनाएगा, पैनक्रियाज। तो लीवर का बाइल जूस और पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों आकर के कहाँ गिरते हैं, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में आता कौन है, काइम, और आते ही बदल जाता है किस में, काइल में। और काइल जो है वो एल्कली मीडियम का होता है, कैसा होता है, एल्कली मीडियम का होता है, मतलब बेसिक होता है। पढ़ते हैं ना हम लोग, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कलीज आर बेस। पढ़े हैं ना, सभी बेस क्या हैं, एल्कली नहीं है, लेकिन सभी एल्कलीज क्या हैं, बेस है। एल्कलीज की परिभाषा होती है कि जो भी बेस वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं, एल्कली कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब का सब क्या है, एल्कली है। ठीक है। तो काइम किस में बदल गया, काइल में, माने बेस में बदल गया। तो बेसिक नेचर में जैसे ही बदला, तो ग्रहणी को या ड्यूडेनम को कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो ग्रहणी में पाचन हुआ, नहीं हुआ। भोजन के पाचन की शुरुआत किस अवस्था में हुई थी, एसिडिक। और भोजन का फाइनली डाइजेशन किस अवस्था में होने वाला है, एल्कली में होने वाला है। ठीक है। फिर ये काइल आपका कहाँ आएगा, दूसरे पार्ट में, माने जेजुनम में आएगा। और जेजुनम में आएगा तो यहाँ पर फुल डाइजेशन नहीं होगा, कैसा डाइजेशन होगा, पार्शियली, मतलब आंशिक पाचन होगा। और फिर वो फूड कहाँ आएगा, छोटी आंत के सबसे लंबे वाले भाग में, मतलब इलियम में। और इलियम जो होता है ना, ये पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का अकेला 50% है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा ये होता है। और यहाँ पर जब फूड आया तो वहां पर फूड को आते ही उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन। अब तुम कुछ भी खाओ, चना खाओ चाहे जिलेबी खाओ, बनना क्या है, ग्लूकोज। हम क्लास में इसे पहले नॉर्मल बोलते थे, कुछ खाओ बनेगा ग्लूकोज, चना खाओ चाहे जिलेबी खाओ। 68वीं में जाकर के देखना पूछ दिया 68वीं पीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि फूड का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो कुछ भी खाओ क्या बना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जरूरत तुम्हारे पाचन तंत्र को है कि बॉडी के सेल को है, बॉडी के सेल को है। तो ग्लूकोज यहां पर जो बना वो यहां से कहां चला जाना चाहिए, बॉडी के सेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। तो यहां पर ये जो इलियम है, इस इलियम में इस तरीके का करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना होती हैं। इन बाल जैसी संरचनाओं को हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई में पोरस होता है, माने छिद्र होता है। माइक्रोविलाई में हम लोगों के पूरे शरीर से रक्त आता है, ब्लड आता है। अब ब्लड, आपको पता है कि हम लोगों के ब्लड का रंग कैसा है, लाल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन 3 चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्लूकोज को। 3 चीजों को अपने अंदर घुला सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज यहां पर बना वो ग्लूकोज किस में घुल जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में घुला तो ब्लड उसको लेकर के कहां पहुंचा देगा, बॉडी के सारे सेल में चला गया। तो भोजन को पचाया ये, लेकिन पहुंचा कहां दिया, बॉडी के सारे सेल में, किसके द्वारा, माइक्रोविलाई में। तो पाचन तंत्र से ईमानदार कोई है दुनिया में, मेहनत किया आपने, पहुंचा दिया ग्लूकोज को सबके पास। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगला हेडिंग बनाइएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लिखिएगा द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। अगला पॉइंट लिखिएगा फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, इसके निम्न भाग हैं। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं। पहला पार्ट लिखिएगा सीकम, पहला लिखिएगा सीकम, सीकम, सीकम हो गया, डैश दे करके लिखिएगा। छोटी और बड़ी आंत का जुड़ा हुआ भाग सीकम कहलाता है, छोटी और बड़ी आंत का जुड़ा हुआ भाग सीकम कहलाता है। इट इज द ज्वाइंट ऑफ ए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज द ज्वाइंट ऑफ ए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कहलाता है, कॉमा इसका एक किनारा उंगली नुमा संरचना द्वारा बंद होता है, इसका एक किनारा उंगली नुमा संरचना द्वारा बंद होता है, उंगली नुमा संरचना द्वारा बंद होता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। हिंदी वाले लोग इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा वन एंड ऑफ सीकम इज क्लोज्ड बाय, वन एंड ऑफ सीकम इज क्लोज्ड बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वन एंड ऑफ सीकम इज क्लोज्ड बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अपेंडिक्स हो गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपशिष्ट अंग वेस्टिजियल ऑर्गन, ब्रैकेट में लिखिएगा अपशिष्ट अंग वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। सीकम के बाद दूसरा लिखिएगा कोलन, दूसरा लिखना कोलन, COLON कोलन, इसमें लिखिएगा इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है, यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगला पॉइंट लिखिएगा इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एक्सक्रीटरी वेस्ट, यह उत्सर्जी पदार्थों से जल का अवशोषण, उत्सर्जी पदार्थों से जल का अवशोषण करता है, उत्सर्जी पदार्थों से जल का अवशोषण करता है हो गया। तीसरा लिखिएगा रेक्टम, तीसरा लिखिएगा रेक्टम, इट स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट टेम्पोररली, इट स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट टेम्पोररली, यह अस्थायी रूप से उत्सर्जी पदार्थ को जमा करता है, अस्थायी रूप से उत्सर्जी पदार्थ को जमा करता है। और चौथा लिखिएगा एनस, चौथा लिखिएगा एनस, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ excretory waste from the body of individuals, it helps in removal of excretory waste from the body of individuals, from the body of individuals हो गया, क्लियर हो गया। ये कुछ समझाना पड़ हाँ, यह लिखिएगा यह
जीवों के शरीर से, यह जीवों के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, जीवों के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में, उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में मदद करता है, उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में मदद करता है। हो गया? चलो अब देख लो, इसको समझ लो फटाफट। ये हो गया यहां पर ये छोटी आंत। अब छोटी आंत जो है यह किस में ओपन हो रहा है? बड़ी आंत में। होगा ना जी? यही ना, छोटी आंत किस में खुल जाएगा? बड़ी आंत में। तो छोटी आंत और बड़ी आंत देखो जहां पर कनेक्ट हो रहा है ना, जहां पर छोटी और बड़ी आंत दोनों कनेक्ट हो रहा है, इसी ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सीकम। जहां छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ रहा है इसको क्या कहेंगे? सीकम। और इसी सीकम का एक जो किनारा है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बंद है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी का कैसा ऑर्गन है? तो वेस्टिजियल। कैसा ऑर्गन होगा? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का क्या मीनिंग हो जाएगा? अपशिष्ट। अपशिष्ट का क्या मतलब हो जाएगा? जिसका कोई कार्य, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है? कई बारी परेशानी का कारण बन जाता है। अब सोचो, यहाँ पर भोजन माइक्रोविलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट को कहाँ फेंक देगा? लार्ज इंटेस्टाइन में फेंकेगा। तो कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट मान लो कभी जा करके यहाँ पर फंस गया, तो फंसने के बाद इसके तो निकलने का कोई रास्ता है नहीं। अब यहाँ पर ये सड़ेगा और सड़ करके धीरे धीरे अपेंडिक्स को फाड़ देता है, बस्ट कर देता है। अपेंडिक्स फटा तो इसका जो टॉक्सिन है वो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फैल जाता है, और टॉक्सिन यदि एलिमेंट्री कैनाल में फैला तो इंसान मरेगा। इसीलिए विकसित देशों में अगर कभी ऑपरेशन होता है एब्डोमेन का, तो बिना पूछे ही अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है। इसका कोई शरीर में रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। समझ गए? अब यहां से फूड कहां पहुंचेगा? ये हो गया सीकम। सीकम के बाद यहां से ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह क्या है आपका? कोलन। कोलन कहां तक है? यहां तक। यहां से पूरा का पूरा क्या है? ये कोलन है। यानी कोलन बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। यहां पर क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा एक्सक्रीटरी वेस्ट से। मतलब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट यहां से पास होकर के जा रहा है, इस एक्सक्रीटरी वेस्ट से वाटर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। और फिर वो एक्सक्रीटरी वेस्ट टेम्पोररी आकर के स्टोर कहां पर होगा? जमा कहां पर होगा? इस वाले हिस्से में जमा होगा। इसको क्या कहते हैं? रेक्टम। और फिर एनल कैविटी से बॉडी से रिमूव हो जाएगा। समझ गए? तो यही था क्या आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? अगला हेडिंग बनाइएगा, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हाँ, ये हम लोग के बॉडी से खत्म हुआ नहीं। जैसे हम लोग लेमार्क का थ्योरी अगर पढ़े तो लेमार्क क्या कहा था? जिस अंगों का उपयोग होता है वो विकसित होता है, और जिसका उपयोग नहीं होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी किसने दिया था? लेमार्क ने। तो ये हम लोग के शरीर में है, इसका कोई काम नहीं है, इस शरीर से खत्म नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं करता था। अब कुछ होगा तो कुछ खाते पीते होंगे हम लोग उस तरह का खतरनाक टाइप का, जब भी काम करता होगा। अभी इसका कोई काम नहीं। हाँ, पूछ का सिंबल? पूछ यहाँ है, पूछ इधर ना रहता है सर जी। या अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में है। पूछ जो होता था उसको कॉक्सी बोन कहा जाता है, कॉक्सीडीना बोन। समझ गए? कॉक्सीडीना बोन कमर का जो सबसे निचला हड्डी है, पूछ हड्डी उसको कहा जाता है। वो टेढ़ा पूछ जैसा होता है उसको कहते हैं टेल बोन। वो स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा हो गया, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। दोनों में अंतर है ना जी। चलो, डाइजेस्टिव ग्लैंड हेडिंग बना लिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। आज क्लास का टाइम आप लोग आधा घंटा बढ़ा दिया गया था क्या? ओ, हमारे पास सूचना ही नहीं था, हम आके बैठे हुए थे, आप लोग पधारे ही नहीं थे। रोज आप लोग प्रतीक्षा करते थे, आज हमको करा दिए आप लोग। नहीं, हमारे पास नहीं आया था। हाँ, ठीक है, बढ़ाइए तो अच्छा ही है ना एक तरह से। धूप में आते हो आप लोग भी परेशान होते, आधा घंटा लेट होगा तो थोड़ा सा ये बात असर पड़ने वाला है नहीं। धूपवा उतने रहता है, आधा घंटा में क्या कम होगा? क्या जी? 12 से 3 भोरे में सब टार्च लेके आना,
घर से निकलना टॉर्च लेके सभी लोग। हाँ, मैं कट उठ गया तो टॉर्च लेके निकलना पड़ेगा, मोबाइल में टॉर्च। हाँ, कुकुर भी रोड पर लग गया है, निकलोगे दौड़ा देगा एकदम, मुहल्ला से यहाँ तक छोड़ के जाएगा। हाँ, नहीं वो चलता है, रात भर रैपिडो भी चलता है, ऑटो तो सब चलता है। हाँ तो भाड़ा, तब आप जंगल में रहते होंगे तो क्या होगा। लोकल एरिया में इधर रहते होंगे तो मिल जाता है, रात में भी मिलता है। नहीं मिलता है, थोड़ा सा भाड़ा बढ़ा देता है सब रात में, लेकिन मिल जाता है। चलो हो गया। उसके बाद लिखिएगा पाचन ग्रंथियां, डैश दे करके लिखना है इसमें। ये डैश दे करके लिखिएगा, ये बाह्य स्रावी होती हैं। दे आर, या ऐसे लिखना, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये बाह्य स्रावी, ये बाह्य स्रावी होती हैं। दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, हो गया। अब एक्सोक्राइन का मतलब क्या है, इंजाइम निकालेगा कि हार्मोन? हाँ, इंजाइम निकालेगा। क्या निकालेगा? इंजाइम। तो कल कितना पाचन ग्रंथि का नाम आपको लिखवाए थे, देखिए कॉपी में, कल नाम लिखवाए थे ना, कौन कौन लिखवाए थे? पहला क्या है? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि हम लोग पढ़ लिए ना, बोलो, लार ग्रंथि पढ़ लिए ना जी, मुख गुहा में कौन कौन सा पढ़े? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। जठर ग्रंथि दूसरा लिखवाए हैं, जठर ग्रंथि भी हम लोग पढ़ लिए। कहां पर पढ़े? अमाशय में, अमाशय में पढ़े ना, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। तीसरा क्या है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो सीधे तीसरा हेडिंग बनाइए, पैनक्रियाज। थर्ड हेडिंग बनाइए, पैनक्रियाज। पहला और दूसरा पढ़ लिए हैं, सीधे तीसरा हेडिंग बनाइए, पैनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह मिश्रित ग्रंथि है। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, यह मिश्रित ग्रंथि है। हो गया, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, यह मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह अग्नाशयी रस स्रावित करती है। इट सेक्रीट पैनक्रिएटिक जूस, यह अग्नाशयी रस स्रावित करती है। इट सेक्रीट, इट सेक्रीट पैनक्रिएटिक जूस, यह अग्नाशयी रस स्रावित करती है। जिसके निम्न भाग हैं, जिसके निम्न भाग हैं, ठीक है, अग्नाशयी रस स्रावित करती है जिसके निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा एमाइलेज, पहला लिखिएगा एमाइलेज, एमाइलेज। इसमें डैश देकर के लिखना, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा लिखिएगा लाइपेज, लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। इसमें लिखिएगा, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यह वसा का पायसीकरण, यह वसा का पायसीकरण, लिख दें क्या? पायसीकरण, यह वसा का पायसीकरण करता है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लिखिएगा ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और चौथा लिखिएगा न्यूक्लिएज, 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 यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, यह न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। इट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड,
यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, पैनक्रियाज के एक भाग को, पैनक्रियाज माने अग्नाशय, पैनक्रियाज के एक भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका, पैनक्रियाज के एक भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। वन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, which have following cells, जिसमें निम्न कोशिकाएं होती हैं, जिसमें निम्न कोशिकाएं होती हैं। पहला लिखिएगा अल्फा सेल, अल्फा सेल या अल्फा कोशिका, हो गया। डैश दे करके लिखना, यह ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है। इट सेक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन, यह ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है। इट सेक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन। हो गया। दूसरा लिखिएगा, बीटा सेल, बीटा कोशिका, इट सेक्रीट इंसुलिन हार्मोन, यह इंसुलिन हार्मोन निकालती है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, विच मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन निकालता है या इंसुलिन हार्मोन निकालता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हो गया। और तीसरा लिखिएगा गामा सेल, गामा कोशिका। हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह सोमैटोएस्टेरिन हार्मोन निकालता है। इट सेक्रीट सोमैटोएस्टेरिन हार्मोन, यह सोमैटोएस्टेरिन हार्मोन निकालता है जो अल्फा और बीटा के कार्य को नियंत्रित करता है, जो अल्फा और बीटा के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, अल्फा और बीटा के कार्य को नियंत्रित करता है। हो गया। इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। हो गया। अब ध्यान से देखो, नहीं सोमैटोट्रोपिक अलग है, सोमैटोएस्टेरिन। ठीक है। अभी देखो, अगर पूछे आपसे कि पैनक्रियाज आपका यह निकाल रहा है, एमाइलेज किस लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ट्रिप्सिन किस लिए? प्रोटीन के लिए। लाइपेज किसके लिए? फैट के लिए। न्यूक्लियेज किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो ये पैनक्रियाज किस रूप में काम कर रहा है यहां पर? तो क्या कहोगे कि सर यह किस रूप में काम कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में। और ये सब जो ये हार्मोन निकाल रहा है तो किस रूप में काम कर रहा है? इंडोक्राइन के रूप में कर रहा है। तो दोनों काम किया, हार्मोन भी निकाला और इंजाइम भी निकाला। तो इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। मिक्स ग्लैंड कहेंगे ना जी, मिश्रित ग्रंथि। समझ गए? तो एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। न्यूक्लियेज किसका? देखो, फैट का पाचन नहीं होता है। वसा का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फैट सिंपलर फैट में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, बाद में यह एनर्जी रिलीज करता है, 17 किलो जूल 1 ग्राम फैट रिलीज करता है, समझ गए। तो वसा का क्या होता है, पायसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन, ठीक ना। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड का पाचन। अब हम लोग का जो पैनक्रियाज है ना, उस पैनक्रियाज में एक सेल होता है, उस सेल को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज के आधे भाग को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल और अल्फा सेल। क्या कौन सा हार्मोन निकालेगा, ग्लूकागॉन। ये पूरे शरीर में ग्लूकोज को मेंटेन कर, ऐसे ही सब किस चीज के लिए है, ये सब शर्करा के लिए ही है, लेकिन शुद्ध रूप से ग्लूकोज को मेंटेन करेगा ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो है ये शर्करा को यानी शुगर को मेंटेन करेगा, और यही बीटा सेल इनएक्टिव हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा, इंसुलिन। और इंसुलिन अगर किसी में नहीं बने तो कौन सा रोग होगा, डायबिटीज। ये तो पता है कि डायबिटीज कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा सेल इनएक्टिव होगा तो डायबिटीज होगा, तो क्या कहोगे, बीटा सेल इनएक्टिव होगा तो डायबिटीज होगा। और अल्फा और बीटा इन दोनों के फंक्शन को यदि कंट्रोल करना है तो पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन है, तो गामा सेल के द्वारा सेक्रेट किया हुआ सोमैटोएस्टेरिन हार्मोन है। बात आया समझ में, कोई दिक्कत। अब चलो 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन लिख करके दिखाना है, फटाफट लिखना है। 10 लोगों से ज्यादा का कॉपी चेक नहीं करेंगे, देखते हैं 10 लोग एग्जैक्टली 10 मिनट में कॉपी कौन कौन चेक करा पाते हैं। मैक्सिमम 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है। लिखो, व्हाट डू यू मीन बाई पैंडेमिक, व्हाट डू यू मीन बाई पैंडेमिक, पैंडेमिक से क्या समझते हैं, पैंडेमिक डिजीज कर लेना, व्हाट डू यू मीन बाई पैंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक रोग से क्या समझते हैं। पैंडेमिक को बोलते हैं, महामारी कह सकते हैं, लेकिन पैंडेमिक ही बोला जाता है। जैसे कोरोना क्या था, महामारी नहीं था, पैंडेमिक था। पैंडेमिक 2 वर्ड से बना है, पहला वर्ड है इसमें पैन और दूसरा वर्ड है डोमोस। पैन का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व में, ठीक है। और डोमोस का मतलब क्या हो गया, लोग, विश्व में जितने लोग हैं सब पर प्रभाव डालने वाला पैंडेमिक होता है, ठीक है। 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम 80 वर्ड या 100 वर्ड भी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 10 लोगों का चेक होगा, और जो नहीं चेक कराए उसको बोका घोषित कर देंगे, ठीक है। जल्दी से ऑनलाइन वाले भी लिखो।